टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इससे पहले हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ क्या था कि अगर टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहे तो दोनों टर्मिनल का जो वोल्टेज था, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है, और वहाँ से हम लोग एक फार्मूला डिराइव किए थे, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, जहाँ पे V क्या था, वायर का टर्मिनल वोल्टेज था, और I क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी था जो उससे पास होता था, और R क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का प्रतिरोध था R। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सेल का क्या प्रतिरोध होता है। तो अगर हम लोग कोई भी सेल, ठीक है, या बैटरी कोई मार्केट से खरीदते, सपोज करो कोई बैटरी हम खरीदे 10 वोल्ट का, ठीक है, तो वो बैटरी कभी भी हमको 10 वोल्ट ईएमएफ नहीं देगा। ठीक है, कभी भी वो 10 वोल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कुछ वोल्टेज है वो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण लॉस हो जाएगा अंदर में ही। ठीक है, वो या तो 9 वोल्ट देगा या फिर 9.5 वोल्ट देगा, कभी भी वो 10 वोल्ट नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल के इंटरनल में भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस कार्य करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने एनोड से कैथोड की ओर जब इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको जाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज होता है वहाँ पे लॉस हो जाता है, और इस वोल्टेज को हम लोग लॉस्ट वोल्टेज कहते हैं। लॉस्ट वोल्टेज भी बताएंगे अभी, लॉस्ट वोल्टेज बोलते हैं। और जो ये रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो अपोज करता है, जाने नहीं देता है, इस टाइप का रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल भी आएगा जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और एक इंटरनल भी रेजिस्टेंस होगा, वो सेल का होता है। ठीक है, जिसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, हेडिंग क्या है, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल थ्योरी सब है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सपोज करो एक प्लेट में क्या है, एक बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे दो प्लेट लगा हुआ है, एक का नाम है एनोड और दूसरे का नाम क्या है, कैथोड है। ठीक है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, कुछ सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। KCl MgCO3 ये सब का सॉल्यूशन रहता है। ये NaCl का भी हो सकता है, सिंपल सा सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ का ये सॉल्यूशन रहता है। हाँ, KCl एगर जेल ये भी होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेट है बैटरी के भीतर। अगर कभी बड़ा बैटरी जो होता है, जो गाड़ी सब में यूज होता है, अगर उसको कभी फोड़ के देखेंगे तो ये सब हमको देखने को मिलता है बैटरी के भीतर। ठीक है, उसमें एक पानी भी रहता है, सॉल्यूशन रहता है। ये क्या है, ये प्लेट को हम लोग नाम दिए एनोड, और इस प्लेट को नाम क्या दिए, कैथोड। ठीक है, जब इसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, एनोड चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस के टाइम में करंट क्या होता है, बैटरी के भीतर बाहर में, एक्सटर्नल में बाहर में क्या होता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है। लेकिन सेल के अंदर जो होता है, ठीक है, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो फ्लो होता है प्लस से माइनस से प्लस की तरफ। हाँ, इस डायरेक्शन में, ठीक, उल्टा करंट फ्लो होता है। ठीक है, हम साफ साफ लिखे हैं क्या, कि जब सेल के दो प्लेट के साथ एक प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। ठीक है, दो प्लेट है, इसके साथ हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिए, देने पर क्या होगा, धारा का प्रवाह बाहरी चालक से ही नहीं बल्कि सेल के अंदर भी धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल में तो होगा ही करंट का फ्लो, बट इंटरनल में भी करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्रा परिपथ में धारा एनोड, मतलब धन ध्रुव से एनोड से क्या होगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जबकि सेल के अंदर जो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा करंट। ठीक है, ये होता है, ये फंडा है। अच्छा, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालती है। ठीक है,
जब इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, ठीक है, ये घोल जो है और ये इलेक्ट्रोड जो है, ये प्लेट जो है, ठीक है, इस करंट का फ्लो को अपोज करेगा, बाधा डालेगा। और यही प्रतिरोध सेल का क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस का गुण ही क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है, करंट का प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक्स और इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, विद्युत धारा, ये बात क्लियर रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक्स मतलब जो सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोड जो प्लेट है उसका करंट का फ्लो को अपोज करता है, रुकावट डालता है। और यही प्रतिरोध जो होता है इसी को ही बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नोट्स हम बोल के लिखे हैं, नोट्स क्या लिखे हैं कि इस आंतरिक प्रतिरोध का मान इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब ये प्लेट का बीच का दूरी अगर हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, प्लेट का दूरी हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। सपोज करो एक सर्टेन 5 सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 ओम है, ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर कर दिए तो क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का क्षेत्रफल बढ़ने पर, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का क्षेत्रफल बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। मतलब इसका जब एरिया हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का, ये कुछ होगा, सोचो लेंथ उसका 2 होगा, ब्रीथ होगा 4, सपोज करो ऐसा कुछ है। अगर लेंथ और ब्रीथ मतलब एरिया ओवरऑल अगर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि अगर हमको आइडियल बहुत अच्छा अगर हमको बैटरी बनाना है, सेल बनाना है, तो उसका प्लेट का बीच का डिस्टेंस और उसका एरिया, ठीक है, प्लेट्स का एरिया हमको क्या रखना पड़ेगा, एक बार इसको कमेंट करके बताना सभी स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ से एक फॉर्मूला देखते हैं, यदि आर आंतरिक प्रतिरोध हो, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से नोट करते हैं, तथा विद्युत धारा आई होने पर ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो लॉस्ट वोल्टेज, ठीक है, लॉस्ट वोल्टेज जो इसमें ख़त्म हो जाएगा, लूप्ड वोल्टेज जो ख़त्म हो गया रेजिस्टेंस के कारण, वो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू कैपिटल आई स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर नहीं लेंगे, वो तो एक्सटर्नल हो जाएगा ना, हम लोग इंटरनल के लिए स्मॉल आर लेंगे, ठीक है। तो बाहरी परिपथ अगर बाहरी प्रतिरोध का मान आर रहने पर तो विद्युत धारा आई तथा विभवांतर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो सेल का जो एक्चुअल ईएमएफ है, ठीक है, जो सेल का जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कितना है, कैपिटल आई कैपिटल आर, प्लस इंटरनल कितना है, कैपिटल आई स्मॉल आर, ठीक है। फिर फर्दर इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, यहाँ से आई कॉमन लेकर ई इक्वल टू आई प्लस आर हो जाएगा, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल गई आया, ईएमएफ बटा में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अर्थात ये फॉर्मूला याद रखना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है बनता है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होता है। अर्थात अगर विद्युत धारा आई है, ठीक है, करंट अगर आई है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला ईएमएफ जो कि सेल का है बटा में बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा, इसमें बहुत देर तक मैं समझाया हूँ।